पपीते की नर्सरी तैयारी कर उपयुक्त समय चल रहा है, तो जो किसान पपीते के नए बाग लगाना चाहते हैं वे इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए पपीते की कौन कौन सी प्रजातियों का चयन करें और नर्सरी तैयार करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेश कुमार धाकड़। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि पपीता आजकल बाज़ारों में और आसपास के इलाकों में हाट में बहुत अधिक मात्रा में बिकना शुरू हुआ है। इसके साथ साथ किसानों का रुझान भी इस ओर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसके दाम जो है मार्केट में बहुत अच्छे मिल जाते हैं। जैसा कि देखा गया है कि पपीता को लगाने के लिए उसका बीज का हम उपयोग करते हैं। जो किस्म का, चाहे वो लोकल हो या हाइब्रिड हो, जो बीज है वो आपका उसी साल का बीज होना चाहिए। पुराना बीज का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपका अंकुरण बिल्कुल नहीं होगा। तो किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जहाँ तक हो सके वो एक स्वस्थ बीज का और एक ताज़ा बीज का इस्तेमाल करेंगे तो उनका जो अंकुरण है वो बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा। इसी के साथ में वो बीज को आप लगाने से पहले एक दिन के लिए पानी में भिगो के रात भर रख देंगे तो उसका अंकुरण बहुत ही अच्छी तरह से हो पाएगा। पपीते स्वास्थ्य नर्सरी तैयार करने के लिए बुवाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर करें, क्योंकि शुरुआती अवस्था इसके पौधों पर कई रोगों का प्रकोप होने लगता है। इससे बचने के लिए कार्बेंडाजिम 1 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। फिर पॉलीथीन बैग, प्रोटे या नर्सरी में बीजों की बुवाई करें। अगर आप नर्सरी में इसकी बुवाई कर रहे हैं तो बीजों की लाइन में बुवाई करें, इससे बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। सबसे पहले ट्रांसप्लांटिंग आप जो पपीता का पौधा करेंगे उसके लिए सबसे पहले आपको भूमि का चयन करना होगा। जहाँ पे बारिश के मौसम में पानी का जमाव होता है वो पपीता को लगाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं होता है। उसके लिए थोड़ा सा ऊपर वाली भूमि का इस्तेमाल करें जहाँ पे पानी ना जमता हो। पपीता वाकई इस कुदरत की अनोखी देन है। पपीता कई औषधियों गुणों से भरपूर होता है, साथ ही सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। पपीते की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत कम समय में फल दे देता है। इसकी उन्नतशील प्रजातियाँ जैसे कि पूसा डेलिसस, पूसा मैजिस्ट्री, पूसा जायंट, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा या म्यूटेंट डुफार्प, CO1, CO2, CO3, CO4, कुर्ग हनी, रेड लेडी 786, वाशिंगटन, कोयम्बटूर, कुंगहर्नी ड्यू, पूसा डेलिसियस इत्यादि उन्नतशील प्रजातियां हैं। उसके बाद में फील्ड चुनाव आप कर लेते हैं, उसका अच्छी तरह से जुताई कर लीजिए, जितना भी खरपतवार है उसके आसपास से निकाल दीजिए। और आपको लगभग सभी वैरायटी के लिए कोई भी किस्म इस्तेमाल कर रहे हैं आप 2 मीटर की दूरी पे उसका 2 फीट का गड्ढा आपको खोदना है। 2 मीटर पंक्तियों के बीच की दूरी भी होगी और 2 मीटर आपकी पौधे से पौधे के बीच की दूरी भी होगी। और जो आपका जो गड्ढे का साइज होगा वो 2 फीट लंबा, चौड़ा और गहरा आपको खोदना है। इसी के साथ में जो आप गड्ढा खोद रहे हैं उसके अंदर क्या क्या सामग्री मिलाना है, गोबर खाद या केंचुआ खाद लगभग 5 से 8 किलो तक आपको प्रति गड्ढा उसमें मिलाना होगा। जहाँ पे एसिडिटी की समस्या है, अम्लीय मिट्टी है, वहाँ पे आप चूने का इस्तेमाल कीजिए। 400 से 500 ग्राम जो एग्रीकल्चर लाइम आता है प्रति गड्ढा 400 से 500 ग्राम आपको इस्तेमाल करना है। DAP 250 ग्राम। और इसके साथ में अगर आपके पास नीम या करंज की खली उपलब्ध है आपको उसका इस्तेमाल करना है। कई जगह हमने देखा है कि दीमक की समस्या प्राय हमारे क्षेत्र में रहती है। क्लोरोपाइरीफॉस डस्ट अगर आपको मिल रही है तो 50 ग्राम प्रति गड्ढा के हिसाब से, अगर आपको ये दवाई नहीं मिल पा रही तो क्लोरोपाइरीफॉस जो दीमक के लिए लिक्विड आता है उसका भी इस्तेमाल करके ड्रेंच कर सकते हैं। उसके बाद में जब पपीता का पौधा आप लगाएंगे तो उसको आप संध्या के समय, शाम के समय आपको पपीता का पौधा लगाना होगा, ताकि वो आसानी से रात के ठंडे मौसम में उसका पौधा जम जाए, उसका जड़ पकड़ ले। उसके बाद आपको थोड़ा सा सावधान ये रखना है कि आपको आहिस्ता से उसके तने के पास में कुछ मिट्टी को चढ़ा देना है, ताकि तने का संपर्क सीधे से आपके पानी से ना हो सके। इसी के साथ में आपको जब नया पौधा लगा रहे हैं तो लगभग आपको शुरुआत में लगभग 1 या 2 दिन छोड़ के आपको उसका पानी पिलाना होगा, ताकि वो अपना जो ग्रोथ है, बढ़वार है, वो अच्छी तरह से पकड़ ले और उसका जड़ ज़मीन में अच्छी तरह से पकड़ बना के वो फैलने लगे। और जो आपने सामग्री गड्ढे के अंदर डाली है वो सब सामग्री उसको उपलब्ध रहेगी। 1 से 2 महीने के बाद आपको फिर उसमें वापस से अपना खाद का इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा करके शुरू करना है। लोकल पपीता लगा रहे हैं
तो लगभग 3 से 4 महीने के बाद प्रति गड्ढा जो आपने 3 से 4 पौधे लगाए हैं उसमें से आप नर और मादा का अधिक मात्रा में जो नर फूल वाले पौधे हैं उसको निकाल दीजिए, मादा पौधे को आप लोकल के रहने दीजिए। और अगर आप हाइब्रिड लगा रहे हैं तो उसमें सभी आपके मादा पौधे ही रहेंगे, जिसमें सभी में आपका फल लगेगा। विशेष रूप से सावधानी ये रखना है कि फलों के अच्छे गुणवत्ता के लिए, अच्छे बढ़वार के लिए, फलों की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए आप बोरोन, जो कि मार्केट में सोलिबोर के नाम से मिलता है, उसका छिड़काव आपको निरंतर लगभग 2 महीने के अंतराल में करते रहना है। और ये आपका जो मात्रा रहेगी 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। और इसी के साथ में कोशिश कीजिए कि आपके आसपास जो पपीता लगा है उसके साथ में आप लतादार सब्जी, टमाटर, बैंगन, उसका खेती आसपास ना करें, क्योंकि उसी से वो वायरस आपके पपीता के पौधे तक पहुंचता है। तो अगर आप उसको थोड़ा दूरी पे लगाएंगे और साथ में कॉन्फिडर का इस्तेमाल करेंगे तो आपका पपीता बहुत ही स्वस्थ रहेगा और बहुत ही अच्छा उत्पादन दे पाएगा। एक तरफ देश में कोरोना का कहर है तो दूसरी तरफ किसान खरीफ फसल की तैयारी में जुटे हैं। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते जहां एक तरफ पूरा विश्व सिहर उठा है तो किसान इन दिनों अपनी खरीफ फसल की तैयारी में जुटे हैं। तो खरीफ फसलों की जानकारी के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। किसान भाइयों नमस्कार। अभी बारिश का समय है और ऐसे में मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगी कि मूली एवं गाजर की खेती कैसे करें। तो जैसे हम लोग जानते हैं, अगर किसानों भाइयों के पास में अगर ऊपर की ज़मीन है जिसमें जल निकास की क्षमता अच्छी है तो वैसी भूमि को ले सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मूली और गाजर जो दोनों ही फसलें हैं वो ज़मीन के नीचे होने वाली फसलें हैं। तो ऐसे में देखा जाता है कि अगर मिट्टी हल्की हो, उपजाऊ हो और जल का निकास अच्छी तरह से हो सके, वहाँ जैविक मात्रा अच्छी तरह से हो, तो ऐसी भूमि का हम चुनाव कर सकते हैं। गाजर और मूली की खेती से किसानों को अधिक मुनाफा हो सकता है। इन दोनों की मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है। अभी बारिश के समय इनकी खेती उठी हुई क्यारियों पर की जा सकती है। इसके लिए खेत को अच्छी तरह से तैयार कर उचित दूरी पर क्यारियों को बनाएं। तो लेकिन अभी अगर ऊपर वाली ज़मीन नहीं है या पानी ज़्यादा है किसान के भाई के खेत में, तो वैसी स्थिति में मेड़ बना करके भी मूली या गाजर की खेती की जा सकती है। तो मूली के लिए जो किस्में हैं उसमें है जैसे जापानी वाइट या फिर पूसा हिमानी, पूसा रोशनी, पूसा देसी या फिर कांसी हंस, ये मूली की जो किस्में हैं जिसकी उपज क्षमता ज़्यादा है। उपज क्षमता इसकी करीब 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। जो गाजर के लिए जो किस्में हैं उसमें है पूसा मेघाली, पूसा केसर, पूसा यमदाग्नि, ये सभी किस्में गाजर के लिए अच्छी हैं। और गाजर के लिए सीड रेट मूली से कम है, यानी इसमें 4 से 5 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से है और मूली के लिए 10 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर है। और ये समय मूली लगाने का अच्छा समय है, इसको अगस्त से नवंबर तक का समय को अच्छा माना जाता है। अक्सर किसान देशी किस्मों का प्रयोग बुआई के लिए करते हैं, जिससे खेत में बीजों का अंकुरण ठीक प्रकार से नहीं होता है। इसके लिए मौसम और जलवायु को देखते हुए किस्मों का चुनाव करें, जिससे कि अधिक पैदावार मिले। फसल को रोग मुक्त रखने के लिए बुआई से पूर्व ही कार्बेडानिज्म 1 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। फिर उससे पहले जो उर्वरक की मात्रा है मैं बताना चाहूँगी कि सब्जी फसलों में ज़्यादा उर्वरक लगता है, जैसे गोबर की खाद है या FIM है, वो करीब 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से ले। और नाइट्रोजन 100 किलो, फॉस्फोरस 50 किलो, पोटास 60 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से लगेगा। तो गाजर में भी FIM यानी गोबर खाद 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, नाइट्रोजन 100 किलो। इसको 2-3 भागों में स्प्लिट करके नाइट्रोजन को डाल सकते हैं किसान भाई। फिर फॉस्फोरस 50 किलो और नाइट्रोजन पोटास 60 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से दें। और पौधा कतार से कतार 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एवं पौधा से पौधा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बीज को बो दें। और गाजर का या मेड़ में लगा सकते हैं या फिर ज़मीनी में लाइन में लगा सकते हैं। इसको कतार से कतार और पौधे से पौधे दोनों 8 से 10 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। यदि जो उसका सिंचाई अगर बीच में सूखा पड़ रहा है तो वैसी स्थिति में 8 से 10 दिनों के अंतर पर सिंचाई कर सकते हैं। बुआई के बाद पौधों को थिनिंग करना बहुत जरूरी होता है। इस प्रक्रिया में अतिरिक्त उगे पौधों को निकाल कर अलग कर देते हैं
और पौधों को सही दूरी पर लगाते हैं, जिससे पौधों का विकास सही ढंग से होता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए फसल में आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। अगर खरपतवार नाशी से नियंत्रण करना चाहते हैं तो 3 लीटर पेंडिमेथिलिन दवा का 900 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर बुआई के लिए 2 दिन तक नम भूमि में छिड़काव करना चाहिए। इससे खेत में खरपतवार का जमाव ही नहीं होगा। क्योंकि बरसात का मौसम है, इस समय कीड़े मकोड़े भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, विशेषकर जो पत्ती खाने वाले जो कीड़े हैं, तो उससे बचाने के लिए नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट है, जो नीम का बीज से निकाला जाता है, वो एक्सट्रैक्ट 5% या फिर अचूक नाम की दवा है, या निम्बोसिडिन एक दवा है, उसको 2 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से छिड़काव करें। और यदि बीमारी की आ जाती है फसलों में, तो वैसी स्थिति में सफ़ेद रस्ट या वाइट रस्ट उससे ऐसी बीमारी से बचने के लिए मैंकोजेब नामक दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। इन सारी विधियों का अगर किसान भाई ध्यान से करेंगे, अच्छी तरह से जो अनुशंसित बातें मैंने बताई वो सब करेंगे, तो उनको अच्छी फसल प्राप्त होगी और उनकी आमदनी में वृद्धि होगी। प्रदेश के बहुत से किसान भाई खेती के साथ साथ पशुपालन करते हैं, जिससे उनको अच्छी आमदनी भी मिलती है। इसका लाभ आगे भी मिलता रहे, इसके लिए पशुपालन व्यवसाय में कौन कौन से पहलुओं को रखा जाना चाहिए, इसके लिए पशुपालन से जुड़ी जानकारियों के लिए देखिए ये रिपोर्ट। किसान भाइयों नमस्कार। इन दिनों मौसम में उतार चढ़ाव जारी है और आप देख रहे हैं कि कभी मौसम ठंड हो जा रही है, कभी गर्मी आ जा रही है। तो ऐसे बदलते हुए मौसम में हमारे पशु जो है अक्सर एक बीमारी के चपेट में आ जाते हैं, जिसे हम अड़हिया बुखार कहते हैं। ये दरअसल एक तरह का इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाली बीमारी है। 3 डेज सिकनेस यह रोग मुख्यतया गायों भैंसों में बरसात के मौसम में होता है, लेकिन अब बदलते मौसम में भी इसका प्रकोप देखा जा सकता है। पशु विशेषज्ञों की भाषा में इसे 3 डेज सिकनेस या बोवाइन इफिमेरल फीवर के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग बड़े मच्छर डांस के काटने से फैलता है। इस रोग की चपेट में आने वाले पशु का तापमान सामान्य से बढ़ जाता है। पशु को श्वास लेने में कठिनाई होने लगती है। कई अधिकांश पशु खांसने भी लगते हैं। दुधारू पशु का दूध उत्पादन एकदम से गिर जाता है। 4 पैरों में से किसी एक पैर से पशु लड़खड़ाने लगता है। आमतौर पर इस रोग का प्रकोप पशु के शरीर में 2.5 से 3 दिन तक रहता है। इसलिए इस रोग को पशुपालक अड़हिया या फिर 3 दिन का बुखार के नाम से भी जानते हैं। और सर्दी जुकाम के लक्षण जो है उसको दिखते हैं, नाक से पानी गिरता है, पशु को कंपन भी होता है और पशु खाना पीना बिल्कुल बंद कर देती है। तो इसे ही अड़हिया बुखार कहते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपका पशु किसी वजह से इस बीमारी के चपेट में आ जाता है तो आपको कुछ दवाएं हैं जो कि आपको देना पड़ेगा। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कई बार हमारे पशुपालक भाई जो हैं घर में धुआं कर देते हैं पशु को रोग मुक्त करने के लिए। तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि धुआं करने से पशु को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और जिससे जो है पशु को और समस्या बढ़ जाती है। तो ये धुआं नहीं करें, क्योंकि पशु को उस समय सांस लेने में ऐसे भी समस्या होती है। और इसके जगह पे आपको पशु को जो है दर्द निवारक दवाएं और बुखार निवारक दवाएं जो है देना पड़ेगा। कई बार पशुपालक भाई ध्यान नहीं देते हैं, तो यही अड़हिया बुखार जो है आगे चल के निमोनिया का भी रूप धारण कर लेता है, जिससे कि पशु को सांस लेने में भी समस्या होने लगती है। अगर समय रहते पशु का उपचार नहीं किया जाए तो इस रोग की वजह से पशु की मौत भी हो सकती है। अक्सर बारिश के समय या उसके बाद डांस नाम के मच्छर पैदा हो जाते हैं, जो पशुओं को काटकर बीमार कर देते हैं। इन्हीं मच्छरों द्वारा अन्य पशुओं के काटने से यह रोग निरंतर फैलता रहता है। गर्भित पशु इस बीमारी की चपेट में आने से बैठने लगते हैं और उन्हें खड़े होने में दिक्कत होती है। ऐसे में रोग से बचाव के लिए लक्षण पता चलते ही पशुपालकों को तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। पीड़ित पशुओं को गुनगुना पानी देना चाहिए। पशुओं को बुखार व दर्द कम करने वाली दवा के साथ साथ भूख बढ़ाने वाली दवा भी देनी होगी। लगातार इन दवाओं को देने से पशु 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है। आप किसी दवा का प्रयोग पशु चिकित्सक की सलाह से ही करें।
तो समय रहते अगर हम लोग उपचार कराते हैं तो ये बहुत बड़ा कोई समस्या नहीं है। ये आपको सिर्फ शुरुआती लक्षण में आप सिर्फ बुखार नाशक दवाएं जिसमें कि पैरासीटामोल और मेलोक्सिकेम ग्रुप की दवाएं जो है हम लोग पशु को चला सकते हैं शरीर के भार के हिसाब से। और इसके बाद अगर 2-3 दिन में 2.5 दिन में अगर ये बीमारी ठीक नहीं होती है तब ये माना जा सकता है कि पशु को बैक्टीरिया का भी संक्रमण हो गया है। तो ऐसे परिस्थिति में पशु चिकित्सक की देखरेख में एंटीबायोटिक की दवाएं जिसमें पेनिसिलिन ग्रुप की दवाएं, इंडोफ्लोक्सासिन ग्रुप की दवाएं जो है काफ़ी अच्छी कार्यरत होती है। इसमें जो है 3rd जनरेशन सेफालोस्पुरिन ग्रुप की दवा जिसमें आपको सेफ्ट्रियाजोन वगैरह भी काफ़ी अच्छा जो है इस बीमारी में काम करता है। और थोड़ी बहुत जो है सावधानी आप बरतें इस मौसम में, बाहर ऐसे निकलने नहीं दें। अगर आपका घर से कहीं से हवा आ रही हो, ठंडी हवा आ रही हो या कहीं छप्पर टूटा हुआ है तो आप उसकी मरम्मत करा दें या उसे ढक दें। इन सभी बातों का अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ज़्यादा शाम को ज़्यादा समय अंधेरा तक जो है पशु को चरने के लिए नहीं छोड़ें, ज़्यादा सुबह में पशु को चरने के लिए नहीं निकालें। अगर आप इन सभी बातों का थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो आपका पशु जो है अढ़ैया बुखार से मुक्त रहेगा और उससे आपका पशु बीमार नहीं पड़ेगी और आप अपने पशु से उत्पादन प्राप्त करते रहेंगे। धन्यवाद। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। समन्वित कृषि मौसम सेवा कृषि अनुसंधान केंद्र बीकानेर द्वारा मौसम पूर्वानुमान के आधार पर जैसलमेर जिले के किसानों को कुछ सलाह दिए जाते हैं जो कि इस प्रकार है। आने वाले दिनों में दिन और रात के तापमान में कमी होने, वायु की औसत गति मध्यम रहने, मध्यम अपेक्षित आर्द्रता के साथ घने बादल छाए रहने और मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। अतः किसानों को सलाह दी जाती है कि भविष्य के लिए वर्षा की प्रत्येक बूंद को बचाने का प्रयास करें। बारिश की संभावना को देखते हुए किसान भाई किसी भी प्रकार के कृषि रसायन का छिड़काव इस समय न करें। फलदार वृक्षों के थालों से खरपतवार हटाएं और बारिश के साथ या सिंचाई के साथ पौधों की आयु के अनुसार अनुशंसित मात्रा में उर्वरक एवं गोबर की खाद का प्रयोग करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि बाजरा की खड़ी फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 20 से 25 दिनों के बाद 2,4-D सोडियम 1.25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। वर्तमान में आने वाले दिनों में मौसम की परिस्थितियों के कारण मूंगफली की फसल में सफेद लट के प्रकोप की संभावना है। अतः किसान भाई सफेद लट विशेषकर वयस्क भृंगों के नियंत्रण के लिए फेरोमोन ट्रैप, प्रकाश प्रपंच आदि का प्रयोग करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि अगेती बुआई वाली ग्वार की फसल में वर्तमान और आने वाले दिनों की मौसम की परिस्थितियों के कारण रस चूसने वाले कीड़ों जैसे हरा तेला, थ्रिप्स आदि का प्रकोप बढ़ सकता है। अगर इन कीटों का आक्रमण हो तो इनकी रोकथाम के लिए किसान भाई इमिडाक्लोप्रिड की 300 ml मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। अक्टूबर महीने में हरे चारे की लगातार पूर्ति करने के लिए सिंचित क्षेत्रों में अगस्त माह के तीसरे और चौथे सप्ताह में भी ज्वार की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी, पत्ता गोभी, मिर्च, बैंगन आदि सब्जियों की अगेती बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। वर्षा ऋतु में पशुओं में गलघोंटू, ब्लैक क्वार्टर जैसे संक्रामक रोग होने की संभावना रहती है। यदि इन रोगों के लिए प्रतिरोधक टीके नहीं लगवाए गए हैं तो पंजीकृत पशु चिकित्सक की सलाह से ये टीके अवश्य लगवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव बिजोली, जिला धौलपुर के विवेक सिंह ने। आपने बकरियों में परजीवियों की रोकथाम पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। बकरी पालन अपने आप में एक बहुत ही स्वरोजगार का एक सशक्त माध्यम है, लेकिन बकरी पालन करते वक्त हमारे किसान भाइयों को उसके बीमारी के संबंध में रोकथाम और बचाव के बारे में पूर्णतः जानकारी होना बहुत आवश्यक है।
बकरी आप पालन कर रहे हैं तो आप जान लें कि बकरियों में सामान्यतः कृमि की परेशानी काफ़ी होती है। आप देखेंगे जब कभी भी आप 20 से 25 बकरियां झुंड में पालते हैं, एक जगह पर पालते हैं, तो बकरियों में रीइन्फेस्टेशन ऑफ पैरासाइट यानी कि परजीवी का पुनः संक्रमण काफ़ी देखने को मिलता है और इसके वजह से बकरियों के बढ़वार में काफ़ी दिक्कत होती है और अपेक्षाकृत जो ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हम लोग चाहना चाहते हैं, वो हमें वो ग्रोथ नहीं मिल पाता है। तो आप अगर बकरी पालन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि प्रत्येक 4 माह पर एक कृमिनाशक दवा फेनबिंडाजोल हो, सबसे सेफ है, जो आप प्रेग्नेंट बकरियों को भी दे सकते हैं। उसके अलावा अगर गर्भवती बकरियां नहीं हैं तो आजकल मार्केट में फेनबिंडाजोल आइवरमेक्टिन का भी कॉम्बिनेशन आता है, उसके शरीर भार के हिसाब से साल में प्रत्येक 4 माह पर अवश्य दें। किसान भाइयों, अगर इतनी बातों को अगर आप जहन में रखते हैं तो नियमित रूप से ये टीकाकरण और आप जो 4 महीने पर कृमिनाशक दवा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं, तो मैं नहीं समझता कि आपको बकरी पालन में कहीं से कोई कठिनाई उत्पन्न होगी। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।